वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट के बारे में। ऐसे तो काफ़ी कंट्रीज़ ने क्लेम किया है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा एडवांस जनरेशन के फाइटर जेट्स को डेवलप कर लिया है, जिसमें रशिया क्लेम करता है। और रशिया के कुछ आप प्रोटोटाइप को भी देखते हैं, कुछ फाइटर्स को भी देखते हैं, जिसमें Su-75, आपका Su-75 चेकमेट और आपका कुछ और एडवांस कुछ जनरेशन जो फाइटर प्लेन है वो आता है। जबकि इसी में आप देखेंगे कड़ी में चाइना को, तो चाइना का आपका शेंगडू है और J-20 जैसे फाइटर प्लेन्स हैं जो आपके 5th जनरेशन के फाइटर्स कहलाते हैं। और इनकी जो कैपेबिलिटी है वो भी आपने जज की होगी। लेकिन इस कड़ी में अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस है। इवन टर्की ने भी बहुत सारे फाइटर प्लेन को यहाँ पर डेवलप किया उनका, जिनका पर्टिकुलर फाइटर नेम जो उनका फाइटर प्लेन है उसका नाम कान है। तो ऐसे ही साउथ कोरिया ने भी अपना एक खुद का 5th जनरेशन का एक फाइटर प्लेन या फाइटर एयरक्राफ्ट उन्होंने डेवलप कर लिया है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ये क्लेम करती है कि उन्होंने परफेक्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप किया है। लेकिन फाइटर जेट में जो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए 5th जनरेशन की, वो एक पर्टिकुलर देखने को मिलती है, जिसमें एक तो वो स्टिल्थ होना चाहिए, उसका थ्रस्ट टू वेट रेशो बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें बहुत एडवांस एवियोनिक्स, एडवांस फ्लाइट कंट्रोल से वो लेस होना चाहिए। ये सब चीज़ें F-22 रैप्टर में होती हैं। और इसकी यूनिट को सिर्फ जो अमेरिका है वो सिर्फ 100 यूनिट ही बना पाया है, क्योंकि इसको मेंटेन करने में इतना खर्च लगता है, इतना ज़्यादा खर्च लगता है। आज भी आप देखते होंगे अमेरिका की ज़्यादातर जो फाइटर जेट्स की फ्लीट है उसमें आपके F-16 मिलेंगे और आपके F-18 मिलेंगे, जो आपके नेवी जो फाइटर प्लेन्स है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर ये F-35 के 2-3 वर्जन्स को अपडेट करते हैं, उसको ज़्यादा अमाउंट में उन्होंने बना के रखा है। लेकिन ये जो F-22 रैप्टर है इसको बहुत लिमिटेड अमाउंट में ये बना पाए हैं। लगभग 100 के आसपास इनके पास ये फाइटर जेट्स है, जो 5th जनरेशन का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। और इसके मेंटेनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण अमेरिका ने इसको ज़्यादा बना नहीं पाया, क्योंकि इसको मेंटेन करना काफ़ी महंगा होता है, कॉस्टली होता है। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है, इस पर्टिकुलर जो फाइटर जेट है इसकी जो डेवलपमेंट थी वो स्टार्ट हो गई थी लगभग 1986 के आसपास। 2 प्रोटोटाइप पे काम चल रहा था, एक था YF-22 और दूसरा था YF-23। इनको 1986 से ही प्रॉपर डेवलप कर लिया जा रहा था। 1990 के आते आते एक प्रोटोटाइप को सेलेक्ट किया गया जिसका नाम था YF-22। ये जो पर्टिकुलर YF-22 फाइटर जो जेट था ये प्रोटोटाइप की तरह था और इसको टेस्ट किया जा रहा था। इसमें जो फायरिंग कंडीशंस हैं, ये कैसे फाइटर जेट ऑपरेट करता है, ये चाह रहे थे कि एक एडवांस ऐसा फाइटर जेट बनाएं जो अब तक का सबसे टॉप मोस्ट लेवल का जनरेशन का वो देखने को मिलेगा। तो इसी कंडीशन को देखते हुए इसको 1990 में फाइनल किया गया। 1990 में फाइनल करने के बाद इस फर्स्ट प्रोटोटाइप के जो EMD फ्लाइट थी उसको कंडक्ट किया गया और फाइनली 2001 में इसको अप्रूवल मिला कि इसके आप लो कॉस्ट प्रोडक्शन या इसके बहुत कम अमाउंट को या इसके बहुत मिनिमम अमाउंट को आप प्रोडक्शन में ला सकते हैं। काफ़ी सारी चेकिंग चलते हुए काफ़ी सारे लीगल प्रोसीजर से ये क्रॉस हुआ और अंत में जाके 2004 और 2005 के आते आते इसके एडवांस प्रोडक्शन या इसके मास स्केल प्रोडक्शन को फिर हरी झंडी मिली। तब जाके आज आप ये देखते हैं कि जो F-22 के इतने ज़्यादा प्रोडक्शन है, सिर्फ 100 यूनिट ही अमेरिका ने बनाया पाया, क्योंकि इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होता है। अब ये 5th जनरेशन को डेवलप करने में इनको लगभग 30 साल का समय लग गया। और अमेरिका जब भी किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है या कोई एकदम प्रोफाउंड टेक्नोलॉजी या ऐसी टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस हो, उसको टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में ज़्यादा टाइम तो लगता ही है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। इसी कंडीशन में ये देखा गया कि ये जो पर्टिकुलर आपका F-22 रैप्टर है इसमें क्या चीज़ है। इसमें जो सबसे पहला था कि ये मनूवर बहुत अच्छा कर सकता था, इसमें थ्रस्ट मैन्यूवरिंग बहुत अच्छा देखने को मिलता था। मनूवर करने के साथ साथ ये आपके डिजिटल इंजीनियरिंग और एरोडायनामिक डिज़ाइन का एक कामयाब जो था वो मॉडल था। और इसमें जो होता था एडवांस फ्लाइट कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते थे। एडवांस फ्लाइट कंट्रोल्स के साथ साथ आपको कई और भी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि एडवांस फ्लाइट कंट्रोल के साथ साथ जो और भी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है वो ये होता है
कि इसमें दो इसके जो वेपन्स है वो इसके इंटरनल बे पे लोड होता है। इंटरनल बे बिल्कुल इसके बॉडी के अंदर होता है और इंटरनल बे में आप ये देख सकते हैं कि इसमें AIM-120 जो मिसाइल्स होती हैं, जो एयर टू एयर आपकी रडार गाइडेड मिसाइल्स थी, इनको यहाँ पर होता था, जिससे दुश्मन को पता भी नहीं चल पाता था कि और मिसाइल कैरी करता है। अदर देन दिस, इसके जो साइड पे लगी होती है AIM-9 मिसाइल्स, ये आपके हीट सीकिंग मिसाइल्स है और हीट को सेंस करके ये हमला करती हैं। इतने ज़्यादा से इससे ये लेस होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसको काफ़ी खास बनाती है वो इसकी सुपर क्रूज स्पीड। सुपर क्रूज ये चीज़ है कि आप मैक्सिमम स्पीड में आप चले जाएं, लेकिन उसमें आप इंजन्स को आफ्टर बर्नर इंजन्स का यूज ही नहीं करते, मतलब आफ्टर बर्नर्स का आप यूज ही नहीं करते। तो ये लगभग पहुंच जाता है आपके मैक 1.5 से भी और ऊपर, इतनी रफ्तार है। आप मैक 1 करेंगे मतलब आवाज़ की जो रफ्तार है उससे 1 गुना ज़्यादा, मैक 2 मतलब आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पर ही मैक 1.5 से लगभग मैक 2 की स्पीड में जा रहा है और विदाउट इसके इंजन्स का आफ्टर बर्नर यूज करके, क्योंकि ज़्यादातर जब ज़्यादा स्पीड को अचीव करना होता है तो जेट इंजन्स अपने आफ्टर बर्नर कंडीशंस में आ जाती हैं, तो जाके इनको ये पूरा स्पीड मिल पाता है। ये विदाउट एनी कंडीशन, ये विदाउट आफ्टर बर्नर को यूज़ करके ये मैक 1.5 के ऊपर की स्पीड को पकड़ लेता है। तो ये चीज़ एडवांटेज है इसमें देखने को मिलती है। इसके कारण ये सुपर क्रूज कर पाता है विदाउट यूजिंग आफ्टर बर्नर्स। ये सबसे एडवांस कैपेबिलिटी है जो इसमें आपको देखने को मिलेंगी। अदर देन दिस, अगर इस पूरे प्लेन के जो ढांचे की बात करें, ऐसा बहुत ही एडवांस फ्लाइट कंट्रोल्स हैं, ऑन बोर्ड एवियोनिक्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं जो इसको वेपन डिलीवरी में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसमें कुछ प्रोफाउंड बहुत अच्छे कैनन लगे हैं जो कि M161A के 20 मिलीमीटर के कैनन है जो लगभग 480 राउंड है ये कैरी करता है। और इसमें एक जो कैनन बिल्ट है वो 480 राउंड को कैरी करती है और इसे ये वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो इसके आर्मामेंट्स की जो मैंने अभी बात की। साथ ही साथ अगर इस पूरे प्लेन की आप कंडीशन को यहाँ पर देखें कि इसका जो सर्विस सीलिंग है, मतलब इसका जो आपका हाइट है वो 50,000 फीट से भी ये ज़्यादा ऊपर जा सकता है जो इसमें देखने को मिलता है। मनूवर बहुत कमाल कर सकता है। मनूवर वो एबिलिटी होती है कि प्लेन अपना पोजीशन तुरंत चेंज कर सकता है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो, थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम बहुत ही कमाल का है। इस कारण इसको मनूवर करने में और आसमान में ही तेज़ी से अपने पोजीशन को चेंज करने में बहुत ज़्यादा एडवांटेज हासिल हो सकता है। पूरे प्लेन की अगर फाइटर प्लेन की अगर बात की जाए इस एडवांस में, तो ये स्टील कोड से लेस है। स्टील कोड से कहने का मतलब अगर कोई रेडार सिस्टम इसको जब डिटेक्ट करता है तो इसको बिल्कुल ट्रैक ही नहीं कर पाता। इसको शेप को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसके ऊपर ऐसी स्टील कोटिंग लगाई गई है जिससे कि ये रडार में बिल्कुल बच जाता है और जो रडार के जो आपके रेज हैं वो इससे टकरा के बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, या तो फिर इस रडार के जो रेज हैं वो इसमें एब्जॉर्ब कर जाते हैं इसके स्टेल्थ कोटिंग के द्वारा। तो ये सब चीज़ें इसको और भी ज़्यादा एडवांस बना देती है और भी ज़्यादा स्टेल्दी बना देती है। और इसके इंटरनल बेस की बात तो मैंने बताई है, जिसके कारण इसमें ज़्यादातर जो वेपन्स हैं वो नज़र ही नहीं आते जो यहाँ पर देखने को मिलता है। और इतनी ज़्यादा स्पीड होने के कारण ये कब अपना काम करके निकल जाएगा, वहाँ से अपने वेपन डिलीवरी करके कब वहाँ से पास ऑन हो जाएगा, मुश्किल से ही जो आपके पर्टिकुलर रडार जो सिस्टम्स हैं या किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जो रडार सिस्टम होते हैं उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसी खतरे को भागते हुए रशिया ने कुछ एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बना के रखा हुआ है, जिसे आप S-400 है, S-300 है, इस चीज़ है। तो ऐसे स्टील प्लेन को मेंटेन करना काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसके अगेंस्ट जो डिफेंस बना के रखा है वो एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को है। लेकिन अगर प्लेन की अगर स्पीड रेंज बहुत ज़्यादा हो तो हो सकता है इसको ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी डिटेक्ट ना कर पाए और ये अपना काम करके वहाँ से निकल भी जाए। तो ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलती है। अगर इस प्लेन के पूरे शेप की बात करें तो इसका विंग स्पैन जो है, ये पंखों का फैलाव है, वो 13.6 मीटर्स के आसपास है और जो लगभग इसकी लेंथ है वो 18.6 मीटर के आसपास आपको, या 18.1 मीटर्स के आसपास आपको देखने को मिलेगी। हाइट जो इसकी है लगभग 5.1 मीटर्स के आसपास आपको देखने को मिलेंगी और जो लगभग इसकी जो वेपन कैरिंग या फिर आप ये समझिए वेट लोड करने की कैपेसिटी है वो लगभग 38,000 पाउंड्स के आसपास है जो इसमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ
इसमें फ्यूल कैरिंग टैंक्स हैं जो इसके रेंज को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो जितनी रेंज पे ये ऑपरेट करता है उस अगर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स को लेके जाए तो इसकी रेंज और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो इसको और भी ज़्यादा लीथल और ख़तरनाक बना देता है। इसमें सिर्फ एक ही पायलट इसको यूज़ करता है। ज़्यादातर फाइटर प्लेन्स में देखेंगे कि दो जो होते हैं, जिसमें एक नेविगेटर होता है और दूसरा पायलट होता है, वो उस पूरे फाइटर प्लेन को चला रहे होता है। इसमें एक ही पायलट की ज़रूरत है क्योंकि पूरा नेविगेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली पूरा कंट्रोल होता है। एडवांस फ्लाइट कंट्रोल से प्रॉपर लेस है और इसमें ऑनबोर्ड एवियोनिक्स बहुत ही अच्छे दिखे हैं जो पूरे डिटेक्ट करके जो पायलट होता है उसको फर्स्ट ये क्या करेंगे, ट्रैक करने में मदद करते हैं, आराम से डिटेक्ट करने में मदद करते हैं और शूट करने में मदद करते हैं, जिससे कि मल्टीपल टारगेट्स को आराम से एक ही आदमी इंगेज कर सकता है, जिसके कारण इसमें नेविगेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें इसको और भी ज़्यादा खास बनाती है। इसी कारण राइट नाउ पूरे वर्ल्ड में 5th जनरेशन का अगर एक पोटेंट फाइटर अभी है तो वो सिर्फ अमेरिका के पास है, जिसे F-22 रैप्टर के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो इन्होंने F-35 के भी वेरिएंट्स बना रखे हैं फाइटर प्लेन, लेकिन ये उस तरीके का प्लेन नहीं है। ये इस तरीके का एक सब्स्टिट्यूट है जो कम कॉस्ट बजट में इन्होंने बना के रखा है। लेकिन F-22 रैप्टर के टक्कर का अभी भी कोई फाइटर प्लेन राइट नाउ नहीं है जो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।